तुम ऐसा करो, ये मैं कह रहा हूं, ठीक, जबकि सामने कोई नहीं है और मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बोलने और कहने में क्या फर्क है, तो ये मैं बोल रहा हूं। तो बोलना और कहना दोनों में फर्क होता है, इसलिए कि बेशुमार शब्द जो होता है वह खुशी के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पॉजिटिव सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप बेशुमार दौलत कह सकते हैं, बेशुमार खुशी मिली है उसमें, ठीक है। अब बेशुमार गम मिला है ऐसा नहीं कह सकते ना, उसे बेशुमार गम मिला ऐसा नहीं कह सकते, हमेशा बेशुमार खुशी होती है। दोस्तों नमस्कार, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने अपना एक छोटा सा वीडियो लेकर के, जो खासतौर से RO का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें आपकी जो कोशिश है, आपका जो एक सफ़र है, उसमें एक ये वीडियो या मेरी सीरीज जो है, ये मेरी कोशिश जो है, उसमें आपका एक सहयोग मात्र है। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें और कोई भी प्रश्न आपको अगर परेशान करे तो उस वक्त मेरा एक लेक्चर याद आ जाए, ठीक है। दरअसल RO का जो एग्ज़ाम है उसमें शुद्धि अशुद्धि, खासतौर से वाक्य शुद्धि और विशेष विशेषण के जो पोर्शन होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। कल भी मैं वाक्य शुद्धि से संबंधित जो बातें बताई थी उसमें मैंने पूरी कोशिश की थी कि उसको समझाने के लिए, जिससे रटना नहीं है। कल बताया था ना कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। दरअसल वाक्य शुद्धि में क्या होता है ना, स्वर संबंधी अशुद्धियां होती हैं, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां होती हैं, शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियां होती हैं, अनावश्यक शब्द के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां होती हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है, व्याकरण संबंधी अशुद्धि होती है। लेकिन यहां सब कुछ अगर मैं बताऊं या बताया जाए तो फिर आपके साथ न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम कम है और दूसरी जबरदस्ती वीडियो बना करके व्यूज बटोरना वही बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाए ये बताइए, विराट कैसे लिखा जाए, कालिदास कैसे लिखा जाए, तो फिर ये वर्तनी शुद्धि में आप पढ़ लेंगे, उसको यहां पर बताने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता, ठीक है। तो चलिए आज भी कल की तरह से कुछ वाक्य आपके सामने होंगे और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्यों गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। कुछ तो बहुत आसान होंगे लेकिन कुछ आपको सरप्राइज करेंगे, ये मेरा वादा है। और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो देखिए घमंड बिल्कुल नहीं पालना है कि मुझे ये आता है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बारीकी है जो आपसे छूट गई है। चलिए लाइन बाय लाइन देखा जाए। तो आपके सामने ये कुछ वाक्य हैं। वहां बड़ी मात्रा में लोग जमा हो गए हैं, कामयाबी के पथ में बड़े बड़े संकट आते हैं, टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट कर गई, इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो, अधिकांश लोगों का यही विचार है, ठीक है। अधिकांश लोगों का यही विचार है। अब आपको बताना है कि इसमें से गलत क्या है। एग्जाम में तो ही देगा, खैर आपको पता है कि यहां हम सिर्फ गलत की ही बात कर रहे हैं और इसमें से आपको छांटना है। अब देखिए वहां बड़ी मात्रा में लोग जमा हो गए हैं। अब बड़ी मात्रा में लोग जमा हो गए हैं, ये गलत है। क्यों गलत है आइए देखा जाए। मात्रा, मात्रा मात्रा नहीं होगा। मात्रा किसी वस्तु के लिए मात्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इंसान के लिए, जानवर के लिए, जो गिना जा सके उसके लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब लोग जमा हो गए तो उसे तो गिन सकते हैं ना। अब अलग की बात है कि वो गिनने लायक हैं और गिनने लायक नहीं है, बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए। लेकिन मात्रा में तो नहीं लोगों को पता लगाया जा सकता, वो संख्या में पता लगाया जाएगा। तो ये होगा वहां बड़ी संख्या में, क्या होगा यहां पर, बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, फिर वाक्य सही हो जाएगा। अब यहां देखिए कामयाबी के पथ में बड़े बड़े संकट आते हैं, तो देखिए कामयाबी के पथ में संकट नहीं आते हैं, बाधाएं आती हैं। और बाधाएं आती हैं तो फिर आप यहां क्या लिखेंगे, कामयाबी के पथ में बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। कामयाबी के पथ में बाधाएं आती हैं, संकट नहीं आता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, टिड्डियों की मंडली
सारी फसल चट कर गई। अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों, ढेर सारी टिड्डियाँ आई थी और ख़ासतौर से भारत में भी बड़ा नुकसान कर गई थी। आइए देखिए इस वाक्य में गलती क्या है। तो इस वाक्य में गलती यह है कि मंडली, मंडली, मंडली नहीं होगा, यहाँ पे होगा टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल। कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा। टिड्डियों के समूह को दल कहा जाता है, हाथियों के समूह को झुंड कहा जाता है, ऊंटों के समूह को काफिला कहा जाता है, चोरों के समूह को गिरोह कहा जाता है। इस तरीके से कुछ समूह के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तब जाके एग्जाम निकलता है। तो टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल, टिड्डियों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? दल कहेंगे, मंडली नहीं कहते हैं, ठीक है। सारी फसल चट कर गई। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मंडली किसे कहा जाता है, ठीक है। कमेंट में लिख के बताइए मंडली किसे कहा जाता है। कुछ आप भी करते रहिए, जाहिर सी बात है जब कुछ आप भी करते रहेंगे तो थोड़ा सा एक्सरसाइज होता रहेगा, ठीक। आइए इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। अरे भाई लड़ियां नहीं होता है, लड़ियां नहीं होता, क्या होता है? कड़ियां, कड़ियां। इस गीत की 2-4 कड़ियां तुम भी सुना दो भाई, 2-4 कड़ियां सुना दो। तो गीत की कड़ियां होता है, लड़ियां नहीं होता है। अब आइए, अधिकांश लोगों का यही विचार है। कल मैं कहा था कि जब कल मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अधिकांश और अधिकतर का प्रयोग बताऊंगा कि कहां अधिकांश का प्रयोग किया जाता है, कहां पर अधिकतर का प्रयोग किया जाता है। आज मैं अपना वादा निभा रहा हूं। आइए देखा जाए अधिकांश और अधिकतर। अब यहां अधिकांश गलत है, यहां पे क्या होगा? अधिकतर होगा। अब अधिकतर और अधिकांश का प्रयोग कहां होता दिखेगा? जब भी कोई किसी की भी बात करें, जैसे यहां लोगों की बात किया गया है, लोगों की, जब कुछ गिना जा सके तो वहां पर अधिकतर का प्रयोग किया जाता है। जब कुछ गिना नहीं जा सके, गिना न जा सके, तो वहां अधिकांश का प्रयोग है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, अब गिना न जा सके का मतलब उसी के हिस्से की बात किया जाए। जैसे पेड़, एक पेड़ है और पेड़ का निचला हिस्सा या ऊपरी हिस्सा जो है सड़ गया हो, खराब हो गया हो, ठीक है, उसी का हिस्सा। अब इसमें देखिए ना, लिखा है अधिक अंश, इसी में अंश छुपा हुआ, अधिक अंश, अंश माने हिस्सा, तो उसी के हिस्से की अगर बात किया जाए तब जाकर अधिकांश का प्रयोग है। जैसे पेड़ का अधिकांश खराब हो गया, अधिकांश पेड़ खराब हो गया, यानी कि एक पेड़ है और उसी पेड़ के हिस्से की जब बात किया तब अधिकांश शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा खराब हो गया हो तो आप कहेंगे अधिकांश बिल्डिंग जर्जर हो गई है, अधिकांश रोड टूट गया है, यानी कि रोड एक ही है, उसके एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अधिकांश का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा जब कुछ गिना जा सके है अलग अलग, जैसे मान लो एक फील्ड में 10 भैंसें हैं, अब उस भैंसे में कुछ भैंस काली हैं, कुछ चितकबरी हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते हैं, कुछ काले हैं, कुछ सफेद हैं, कुछ लाल हैं, तो गिन के आप अलग कर सकते हैं ना, वो एक ही के हिस्से की तो बात हो नहीं रही है, तो वह अधिकतर का प्रयोग करेगा। अधिकतर कुत्ते, अधिकतर भैंस। उसी तरह से लोगों में भी अलग अलग, कुछ लोगों की बात किया जा रहा है, कुछ लोगों की बात नहीं किया जा रहा है, तो अधिकतर लोगों का यही विचार है, ठीक है। तो अधिकांश समझ में आ गया कहां प्रयोग करना, और अधिकतर का समझ में आ गया कहां प्रयोग करना है। अब देखिए ये लिखा है, क्या तुम्हें कढ़ाई बुनाई आती है? आज मम्मी उसे डांट रही थी, वह दंड देने लायक है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब आप देखिए इसमें ये जो 5 वाक्य है, इस 5 वाक्य में करना क्या है, और करना क्या है? गलती तो है, इतनी तो सही बात है कि गलती तो है, मतलब बात ही शुद्धि अशुद्धि की कर रहे हैं, और जितने भी वाक्य मैं लिखा हूं उसमें वो तो गलत ही है। अब गलत है तो इसको शुद्ध करना है, और क्या इसमें गलती है? क्या तुम्हें कड़ाही, कड़ाही, कड़ाही नहीं होता भाई, सब्जी नहीं बनाना है, यहाँ सब्जी नहीं बनाना है, यहाँ पर एक कला की बात हो रही है, तो होता है कढ़ाई, कढ़ाई, देख लीजिएगा, कढ़ाई, कढ़ाई दस्तकारी की बात हो रही है, कढ़ाई बुनाई,
ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्या तुम्हें कढ़ाई बुनाई आती है? ये तो कढ़ाई, ये तो सब्जी बनाने वाली, सब्जी बनाने का एक पात्र है कढ़ाई। ठीक है, आज मम्मी उसे डांट रही थी, तो डांट नहीं होता, डांट नहीं होता, डांट नहीं होता है, क्या होता है? डांट रही थी, आज मम्मी उसे डांट रही थी, सही हो जाएगा। देखिए, ये कुछ ऐसी गलतियां होती है ना जो हमें सरसरी नजर में लगता है कि बिल्कुल सही है, हमारा ध्यान वहां जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी गलतियों पे नजर बना के रखना है, तब जाके एग्जाम हॉल में निकलेगा। वह दंड देने लायक है। पहली बात तो वह दंड देने लायक नहीं है, वो इतना लायक नहीं है कि वो दंड दे, अरे भैया वो दंड पाने लायक है, पहली चीज। तो यहां देने नहीं होगा, यहां क्या होगा? पाने लायक है। तो ठीक है, वो दंड पाने, कुछ ऐसा कृत्य किया होगा बेचारा अच्छा सा, तभी तो दंड पाएगा, तो वह दंड पाने लायक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक और बात देखिएगा, यहां लायक शब्द भी गलत है। लायक अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लड़कों के लिए प्रयोग किया था। यह बेचारा जब कुकर्म कुछ किया होगा तो यह कहेंगे वह दंड पाने का पात्र है, या सीधा सीधा कहिए वह दंड का पात्र है। ठीक है, तो एक तो देने नहीं होगा, क्या होगा? पाने होगा, और उसके अलावा लायक नहीं होगा, पात्र होगा, सीधे सीधे वह दंड का पात्र है। ठीक, हालांकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज वाले लोगों ने इसको धूम मचा रखा है, लायक को सही मानते हैं, बस यहाँ देने की जगह पे पाने कर देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लायक नहीं है वो, लायक होता तो फिर वो दंड क्यों पाता? नालायक होगा तभी तो दंड पाएगा। आइए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये इतनी बार पूछा गया है कि आप एकदम रट चुके होंगे। घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, घोर संबंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए, छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब छात्र हो गए पद में छोटे, अध्यापक हो गए पद में बड़े। तो जब भी अपने से बड़े को कुछ दिया जाता है तो प्रदान नहीं होता है, वह भेंट किया जाता है, भेंट किया जाता है। प्रदान अपने से पद में छोटे को, अपने से छोटे को प्रदान किया जाता है। यानी कि अध्यापक बच्चे को प्रदान करेगा, और बच्चे अगर अपने अध्यापक को दे रहे हैं तो भेंट करेंगे। तो छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र भेंट किया। अगर अध्यापक महोदय अगर छात्रों को देते तो प्रदान करते। ठीक है, जैसे प्रमाण पत्र प्रदान किया। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पे, अगले पेज पर जाने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर ये मेरी कोशिश कामयाब होती दिख रही हो आपको लग रहा है कि ये जो मेरा काम है ये आपके सफ़र में थोड़ा सा भी सहयोग दे सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आइए, आज पांडे जी की सौभाग्यवती कन्या का विवाह होना है। भाला बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तुम्हें रमेश से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगले साल ऐसा ही हुआ था। यह एक अनुवादित निबंध है। ठीक है, ये देखिए फिर 5 वाक्य आपके सामने हैं। अब इसमें देखिए गलतियां क्या हैं। अब इसमें गलती देखिएगा, आज पांडे जी की सौभाग्यवती कन्या का विवाह होना। अरे भैया, जब कन्या का विवाह हो जाएगा तब जाके वो सौभाग्यवती कहलाएगी। जब विवाह हो जाएगा तब सौभाग्यवती कहलाएगी। अभी तो विवाह हुआ ही नहीं है, अभी तो विवाह होना है। तो जब विवाह होना है तो फिर सौभाग्यवती नहीं होती है। या तो कहिए उससे सौभाग्य कांक्षणी, या तो कहिए सौभाग्य कांक्षणी कहिए, या तो आयुष्मती कहिए। ठीक है, या तो सौभाग्य कांक्षणी कहिएगा या तो आयुष्मती कहिएगा। ठीक है, जब विवाह हो जाएगा तब वो सौभाग्यवती बनेगी। क्लियर? अब देखिए, भाला बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये तो आप लोग जानते होंगे भैया कि शस्त्र नहीं, क्या है ये? अस्त्र है। भाला बहुत ही उपयोगी अस्त्र होता है। अस्त्र जो फेंक के चलाया जाए वो अस्त्र होता है, और जो हाथ में पकड़ करके, जैसे धनुष और बाण, तो धनुष
शस्त्र हो जाएगा, और बाण हाथ से छूट जाएगा ना तो वो अस्त्र हो जाएगा। तो भाला फेंक के चलाया जाता है, तो भाला बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। लेकिन एक अपवाद आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी हो, जो हाथ में लेके भी चलाया जाता है फिर भी वो अस्त्र कहलाता है। चलिए, तुम्हें रमेश ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें रमेश ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी सामने वाला आप बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं और सामने आप उसी से ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे बोलते नहीं हैं, आप उससे कहते हैं। और जबकि सार्वजनिक रूप से कोई बात कर रहे हैं आप, तब आप वो बोलते हैं। एक नेता जो भाषण दे रहा होता है वो बोलता है, वो कहता नहीं है, वो बोलता है, वो सार्वजनिक है, वो सबके लिए, वो पता नहीं किसके लिए कह रहा है। फेसबुक पर आपने कुछ लिख दिया तो वो जो लिखने का तरीका होता है वो बोलना होता है, वो कहना नहीं होता है। लेकिन आप सामने किसी को संबोधित कर रहे हैं और किसी से ही कह रहे हैं तो कहना होता है। तो कहने और बोलने में फर्क समझिएगा। जैसे अगर आप मेरे सामने हो, अगर मैं पर्सनल, जैसे आप में से कोई हो जिसका नाम रमेश हो, तो रमेश तुम ऐसा करो, ये मैं कह रहा हूं, ठीक। जबकि सामने कोई नहीं है और मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बोलने और कहने में क्या फर्क है, तो ये मैं बोल रहा हूं। तो बोलना और कहना दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो तुम्हें रमेश से, सामने रमेश है ना, तो तुम्हें रमेश से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहां क्या हो जाएगा, तुम्हें रमेश से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्लियर होगी बात। बोलना और कहना दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अगले साल ऐसा नहीं हुआ, अगले साल ऐसा ही हुआ था। भैया अगले साल नहीं, ये क्या होगा, पिछले साल। अगला साल तो अभी आया ही नहीं है, ये तो आसान है, तो सब लोग कर लेंगे। यह एक अनुवादित निबंध है, तो अनुवादित शब्द गलत है, यहां पे होता है अनुदित। क्या होगा, अनुदित। यह एक अनुदित निबंध है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनुदित लिखेंगे, ठीक है। आइए, अपने वचन पर अस्थायी रहो। उसके पिताजी अत्यंत सख्त हैं। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। महामना की मृत्यु से अपूर्ण क्षति हुई। अजय को बेशुमार कष्ट उठाना पड़ा। अब ये 5 वाक्य हैं। अब इसमें देखा जाए कि वाक्य अगर गलत है तो क्यों गलत है और कौन सा शब्द कैसे क्यों है, ये जो मैं बता रहा हूं तो इसको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। आइए देखिए, अपने वचन पर अस्थायी रहो। तो वचन पर अस्थायी नहीं रहा जाता है, वचन पर दृढ़ रहा जाता है। दृढ़, अपने वचन पर दृढ़ रहो, ठीक है, दृढ़ रहो। उसके पिताजी अत्यंत सख्त हैं, अत्यंत सख्त हैं। भैया अत्यंत सख्त नहीं होते हैं, अत्यंत सख्त नहीं, बहुत सख्त हैं, बहुत, अत्यंत नहीं होता है, ठीक है। अत्यंत, अत्यंत का मतलब होता है अत्यंत, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक। यहां बहुत सख्त है, ठीक। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। अब पद्य के 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, कोई पद लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो भैया फिर तब ये 3 को क्या कहते हैं, तब इसके हिसाब से चौथे को चरण कहते हैं, तो पहले दूसरे तीसरे को क्या कहते हैं, गलत हो गया ना। तो यहां होगा कि चौथाई भाग को, ठीक है, चौथाई भाग को, यानी कि इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, यानी कि 4 हैं। प्रत्येक एक भाग को क्या कहा जाएगा, चरण कहा जाएगा, ठीक है।
तो 4 उसमें भाग जो दिए हैं तो चौथाई भाग को चरण कहा जाए। इसको भी अलग से चरण, इसको भी, इसको प्रत्येक चौथाई भाग को चरण कहा जाता है। अब देखिए, महामना की मृत्यु से अपूर्ण क्षति हुई, अपूर्ण क्षति हुई है। ठीक है, अब यहां पे होगा अपूरणीय क्षति हुई, अपूरणीय क्षति हुई। ठीक है, अपूरणीय क्षति हुई। अब अपूरणीय क्षति हुई यानी कि अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हुआ, और अपूर्णी का मतलब जो पूरा नहीं हो सके। तो महामना की मृत्यु से अपूरणीय क्षति हुई यानी कि जो पूरा नहीं हो सकता है, भविष्य की बात कर रहा है, इसीलिए अपूरणीय का प्रयोग होगा, अपूर्ण का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। महामना की मृत्यु से भविष्य में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, तो यहाँ पर होगा कि महामना की मृत्यु से अपूरणीय क्षति हुई। अजय को बेशुमार कष्ट उठाना पड़ा, तो भैया बेशुमार का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया था। बेशुमार दौलत अगर मिल जाए तो वहाँ पर प्रयोग कर लिए, बेशुमार खुशी मिल जाए तो वहाँ पर प्रयोग कर लीजिएगा। ये नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अजय को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ठीक है, बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ये कह दिए। बेशुमार का प्रयोग मत कीजिएगा, इसलिए कि बेशुमार शब्द जो होता है वह खुशी के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पॉजिटिव सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप बेशुमार दौलत कह सकते हैं, बेशुमार खुशी मिली है उसमें, ठीक है। अब बेशुमार गम मिला, ऐसा नहीं कह सकते ना, उसे बेशुमार गम मिला ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा बेशुमार खुशी होती है। तो जो शब्द होते हैं वो कहाँ प्रयोग होते हैं और कहाँ प्रयोग नहीं होते हैं, यही तो है, यही जानना है। आप वाक्य शुद्धि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बस हम ये जान जाएंगे कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है और किस शब्द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, बस बात खत्म। वाक्य शुद्धि से ज्यादा थोड़ी होती है, यही है वाक्य शुद्धि, ठीक है। तो आज का सेशन खत्म होता है, और बताइएगा कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब होती दिख रही है, तो आप ही बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे। और फिर वही थोड़ी सी गुजारिश मैं करूँगा कि वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, और मैं भी कुछ वॉच करूँगा, देखूँगा कि कहाँ हमारी कोशिश थोड़ी और अच्छी हो सकती है। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ इसमें और ज़्यादा सुधार कहाँ कर सकता हूँ, और हमसे भी कुछ गलती हुई तो अभी कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ मुझसे गलती रह जा रही है, ठीक है। जब दोनों लोग मिलकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है सफ़र लंबा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले क्लास में कल, तब तक मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।